विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम कीमत संयंत्र के माध्यम से बाजार में जो संतुलन स्थापित होता है उसकी दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती है, मांग और पूर्ति। तो आज हम मांग से प्रारंभ करेंगे कि मांग क्या है, किस प्रकार की है। सामान्य अर्थ में हम ये मानते हैं कि मांग का मतलब होता है वस्तु को मांगना, लेकिन अर्थशास्त्र में जो है मांग शब्द एक विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जाता है। वस्तु की मांग के साथ उसको खरीदने की शक्ति का विचार भी जुड़ा हुआ रहता है। बिना क्रय शक्ति के मांग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि शहर में अनेक व्यक्ति हैं जो अपने रहने के लिए मकान बनाना अथवा खरीदना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास मकान बनाने अथवा खरीदने के लिए पैसा होता है वे ही मकानों की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं और मकानों को खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी वस्तु की इच्छा मात्र होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे मांग में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास मुद्रा का होना भी अत्यंत आवश्यक है। जो मांग की अवधारणा है उस अवधारणा के अंतर्गत स्थान, समय और कीमत तीनों को एक साथ शामिल किया जाता है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि जयपुर में गेहूं की मांग 1000 क्विंटल है, तो हमें सही रूप से इस प्रकार कहना चाहिए कि जयपुर में प्रतिदिन अथवा प्रति सप्ताह या प्रति महीना 500 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं की मांग 1000 क्विंटल है। तो इस प्रकार से मांग की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें वस्तु की कीमत के साथ साथ स्थान व समय को भी शामिल किया जाता है। एक निश्चित मूल्य पर समय की निश्चित इकाई के भीतर क्रय की जाने वाली वस्तु का परिमाण ही मांग या डिमांड कहलाता है। मांग एक प्रकार का आर्थिक शब्द है जो ऐसे उत्पादन एवं सेवाओं की संख्या को संदर्भ करता है जो उपभोक्ता किसी भी मूल्य स्तर पर खरीदना चाहते हैं। मांग मूल्य और वस्तु की मात्रा का वह संबंध व्यक्त करती है जो उस भाव पर समय की निश्चित इकाई में क्रय की जाए। इसलिए मांग को मूल्य आश्रित माना जाता है। साथ ही यह किसी विशेष समय से संबंधित होती है, जैसा कि अभी हमने उदाहरण के द्वारा देखा है। इसी प्रकार मूल्य आश्रय के कारण मांग एवं आवश्यकता एक ही तत्व नहीं है, भले ही मांग का मूल आधार आवश्यकता हो। तो इस प्रकार से इच्छा और आवश्यकता वो है, मांग नहीं है। हम इच्छा किसी भी वस्तु की कर सकते हैं, है ना, उसको हम आवश्यकता में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन वो मांग तभी बनेगी जब हम उसमें किसी स्थान, समय और कीमत को शामिल करेंगे और उस मांग को पूरा करने के लिए हमारे पास त्यागने के लिए पर्याप्त मुद्रा भी विद्यमान होगी। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं मांग का नियम। बाजार में जो है किसी भी वस्तु की मांग पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है, जैसे स्वयं उस वस्तु की कीमत, उपभोक्ताओं की आमदनी, उनकी रुचि, अरुचि, अन्य वस्तुओं की कीमतें, है ना। अब वो वस्तुएं कैसी है, स्थानापन्न वस्तुएं या पूरक वस्तुएं, तो अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। भावी कीमतों के संबंध में प्रत्याशाएं, अनुमान आदि। तो किसी भी दिए हुए समय में वस्तु की मांग पर विभिन्न तत्वों का प्रभाव पड़ता है। किसी भी दिए हुए समय में एक वस्तु की मांग पर विभिन्न तत्वों का प्रभाव पड़ता रहता है। इनमें से जो कुछ तत्व है उस वस्तु की मांग को बढ़ाते हैं और कुछ तत्व है उस वस्तु की मांग को घटाते हैं। तो जब हम मांग के नियम का प्रतिपादन किया गया तो उसमें एक शब्द जोड़ा गया अन्य बातों के समान रहने पर या स्थिर रहने पर। तो जो मांग का नियम है हमारा वो इस प्रकार से है कि अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होगी और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा में गिरावट आएगी। ये एक सामान्य सी बात है, हम लोग जानते हैं। बाजार में जिस वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है वो कम खरीदी जाती है और जिस वस्तु की कीमत कम होती है वो ज़्यादा खरीदी जाती है। लेकिन इसमें ये जो शब्द जोड़ा गया है अन्य बातें समान रहने पर या अन्य बातें स्थिर रहने पर, कई जगह स्थिर रहने पर भी लिखा हुआ आएगा। तो इसका मतलब है कि उस वस्तु की मांग पर कई तत्वों का प्रभाव पड़ता रहता है। इसलिए हम उन अन्य तत्वों को जो मांग को प्रभावित करते हैं उनको स्थिर मान लेते हैं और विभिन्न कीमतों पर एक वस्तु की कितनी कितनी मात्राएं उपभोक्ता खरीदता है उसको मांग के नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जो मांग का नियम है उसको हम
स्पष्ट करने से पहले इसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि अभी ऊपर भी मैंने बताया था आपको, इसका सबसे पहला प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो है उपभोक्ता की आमदनी। उपभोक्ता की आमदनी हम मांग के नियम में स्थिर मान लेते हैं, या उपभोक्ता की क्रय शक्ति को स्थिर मान लिया जाता है, क्योंकि हम आगे चलकर देखेंगे कि अगर उपभोक्ता की आमदनी में परिवर्तन होता है तो मांग वक्र दाएं या बाएं तरफ खिसक सकता है। अगर आमदनी बढ़ती है तो दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, अगर आमदनी घटेगी तो बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की आमदनी जो है मांग को प्रभावित करती है। अगर किसी व्यक्ति की आमदनी या मजदूरी मान लीजिए 200 रुपये प्रतिदिन है, अगर उसकी आय बढ़ करके 400 रुपये प्रतिदिन हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो उन वस्तुओं का, जिन वस्तुओं का वो उपभोग कर रहा था, उनकी मात्रा पहले से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। या ऐसी वस्तुएं जो उसके क्राइटेरिया में, यानी उसके क्रय शक्ति के अंतर्गत नहीं आ रही थी, अब वो वस्तुएं भी आना शुरू हो जाएगी और वो नई वस्तुएं भी खरीद सकता है। फिर दूसरा है उपभोक्ता की पसंद या उसका अधिमान, प्रेफरेंस क्या है उसका, है ना। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके प्रति उपभोक्ता का जो अधिमान है वो धीरे धीरे बदलता है। जैसे मकान है, मुख्य खाद्यान्न है, कोई व्यक्ति गेहूं खाता है तो गेहूं से बाजरे की तरफ आने में उनसे समय लगेगा। तो इनके संबंध में और कुछ के संबंध में अपेक्षाकृत बहुत ही अधिक तेजी से उसका अधिमान या उसकी पसंद बदल जाती है। जैसे वस्त्र हैं, कपड़े हैं पहनने के, श्रृंगार का सामान है ना, आदि, ये फैशन के साथ भी बदलते हैं। तो उपभोक्ता की पसंद और उसकी नापसंद, उसकी रुचि या अरुचि में परिवर्तन आने से मांग वक्र भी बदल जाता है। इसलिए मांग के नियम में इसको भी स्थिर मान लिया जाता है। फिर है अन्य वस्तुओं की कीमतें, है ना। मांग के नियम का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें हम अन्य वस्तुओं की कीमतों को भी स्थिर मान लेते हैं, क्योंकि वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हो सकती है। जैसे जूते और मोजे हैं, टेनिस का बल्ला और टेनिस की गेंद है ना, बैडमिंटन और बैडमिंटन की कॉक है, ये सभी पूरक हैं एक दूसरे की। और कुछ वस्तुएं स्थानापन्न भी हो सकती है, जैसे शुद्ध घी और डालडा घी, कोका कोला, पेप्सी, गन्ने का रस या शरबत, चाय या कॉफ़ी, इनको स्थानापन्न माना जाता है। तो ये अन्य वस्तुओं की कीमतें भी उस वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकती है। जैसे कि हम मान लें कि पेप्सी और कोका कोला दो है ना, किसी व्यक्ति की पसंद है पेप्सी, वो पेप्सी रोजाना पीता है, लेकिन अन्य वस्तु उसकी है जो कोका कोला है। दोनों की कीमत मान लीजिए 50 रुपये लीटर है और कोका कोला कंपनी उसकी कीमत घटा करके 30 रुपये या 40 रुपये प्रति लीटर कर देती है। तो ऐसी स्थिति में जो पेप्सी की जो मांग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कोका कोला सस्ता हो गया और उसे लोग खरीदना ज़्यादा प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार से जो है अन्य वस्तुओं की कीमतें भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित कर सकती है। अगर हम जैसे मान लें टेनिस की गेंद है, उसका जो मांग वक्र बनाना चाहते हैं, है ना, तो हमने ये मान लिया कि 25 रुपये गेंद के हिसाब से 1000 गेंद प्रति माह की मांग है। लेकिन अचानक टेनिस के बल्लों का भाव दुगना हो जाता है और इससे टेनिस के खेल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। टेनिस के खिलाड़ी अब 25 रुपये गेंद के हिसाब से हो सकता है कि पहले से ही कम, यानी 700 गेंद ही मांग करें, क्योंकि बल्ले की कीमत बढ़ गई है तो लोग बल्ला कम खरीद रहे हैं, इसलिए गेंद की मांग भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से उसी कीमत पर मांग की मात्रा घट जाती है। तो एक वस्तु के मांग वक्र का अध्ययन करते समय हम अन्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर मान लेते हैं। नेक्स्ट है फिर भावी कीमतों की प्रत्याशाएं या भविष्य में कीमतों की प्रत्याशाएं। अगर उपभोक्ता ये सोचता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो आज के भावों पर भी उसकी अधिक खरीद करने लग जाएंगे। जैसे हम अभी मान लीजिए फसलें आ रही है, बाजरा आ रहा है, बाजरा इस समय आज से 2 या 3 महीने पहले 25 रुपये 26 रुपये किलो शहरों में मिल रहा था और अब इस समय फसल आने पर वो 15 रुपये किलो मिल रहा है। और ऐसा उपभोक्ता सोचते हैं कि भविष्य में 2 महीने 4 महीने बाद इसकी कीमत फिर से 20 रुपये या उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो वर्तमान में वो उस वस्तु को ज़्यादा खरीदेंगे। तो अगर किसी वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ने की हमें आशा होती है तो हम वर्तमान में उसकी मांग ज़्यादा करेंगे। तो मांग के नियम में भावी कीमतों के संबंध में प्रत्याशाएं या जो संभावनाएं होती है उनको भी हम स्थिर मान लेते हैं, क्योंकि अगर जैसे भावी प्रत्याशा बदलेगी, अगर कीमतों के घटने की प्रत्याशा है भविष्य में तो वर्तमान में मांग कम हो जाएगी। अगर भविष्य में कीमत बढ़ने की प्रत्याशा है तो वर्तमान में मांग जो है बढ़ जाएगी, और भविष्य में कीमत बढ़ने की प्रत्याशा है तो वर्तमान में मांग बढ़ेगी। अगर भविष्य में कीमत घटने की प्रत्याशा है तो वर्तमान में मांग घट जाएगी।
नेक्स्ट आता है फिर देश की जनसंख्या का आकार, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है, क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने पर सभी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और इसके घटने पर उनकी मांग घट जाती है। तो जो जनसंख्या के परिवर्तन होते हैं वो विभिन्न वस्तुओं की मांग को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं, इसलिए मांग के नियम में देश की जनसंख्या के आकार को भी स्थिर मान लिया जाता है। नेक्स्ट है फिर आमदनी का वितरण। यदि किसी देश में आमदनी का वितरण वो है अपेक्षाकृत अगर समान पाया जाता है तो आमतौर पर वस्तुओं की मांग यानी साधारण वस्तुओं की मांग अधिक होती है। यदि आमदनी का वितरण असमान होता है तो जो धनी लोग हैं वो आरामदेह व विलासिता की वस्तुओं को ज़्यादा खरीदेंगे और निर्धन लोग इन्हें कम मात्रा में खरीदेंगे। इसका कारण जो है ये है कि जो निर्धन लोगों के पास क्रय शक्ति होती है वो बहुत ही कम होती है और धनी लोगों की क्रय शक्ति ज़्यादा होती है। तो धनी लोग चूंकि अनिवार्य वस्तुओं का उपभोग पूर्व में कर चुके होते हैं इसलिए अब उन्हें विलासिता की वस्तुओं की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जैसे ही आय का वितरण जो है असमान होगा तो जो धनी लोग हैं वो विलासिता की वस्तुओं को ज़्यादा मांग करेंगे, है ना, और निर्धन लोग अपनी क्रय शक्ति कम होने के कारण उन्हें बहुत ही कम मात्रा में खरीद पाएंगे। तो मांग की जो बनावट है उस पर देश की आमदनी के वितरण का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके पश्चात कुछ अन्य तत्व हैं जैसे किसी भी देश की जलवायु, उसका मौसम, उसके रीति रिवाज, उसकी सामाजिक प्रथाएं, उसकी परंपराएं, उनका भी मांग पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक देश में जो विभिन्न प्रकार के उत्सव या त्यौहार मनाए जाते हैं वो भी वहाँ के निवासियों की मांग पर प्रभाव डालते हैं। तो मांग को अन्य बहुत सारे तत्व भी प्रभावित करते हैं, जैसा कि हम सर्दियों में गर्म कपड़ों की मांग करते हैं, गर्मियों में हम सूती वस्त्र, कूलर, एसी आदि की मांग करते हैं। हमारे रीति रिवाज के अनुसार मान लीजिए दीपावली पर हम दीपक की मांग करते हैं, होली पर हम जो है गुलाल और रंगों की मांग करते हैं। हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनके आधार पर भी मांग प्रभावित होती है। तो जब हम मांग के नियम का विश्लेषण करेंगे तो इन सभी तत्वों को यानी मांग को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों को स्थिर मान लिया जाएगा। अब इसको स्थिर मानने के पश्चात हम जो है मांग फलन दे सकते हैं कि मांग फलन क्या है। मांग फलन है x इजिकल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स कॉमा वाई कॉमा टी एंड कॉमा पी एन। यहाँ x का मतलब है x वस्तु की मांग मात्रा, px का मतलब है x वस्तु की कीमत से, y का मतलब है उपभोक्ता की आमदनी से, t का मतलब उपभोक्ता की रुचि अरुचि आदि से, और pn का मतलब है अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों से। f जो है यहाँ फलन को सूचित करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक वस्तु की जो मांग की मात्रा है वो कई तत्वों पर निर्भर करती है, लेकिन जैसा कि हमने मांग के नियम में कहा है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा घटती है तथा किसी वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। तो उस दौरान हम जो है इन सभी तत्वों को स्थिर मान लेते हैं और सिर्फ एक वस्तु की कीमत के परिवर्तन का प्रभाव उस वस्तु की मात्रा पर जो है बतलाते हैं, अन्यथा उस वस्तु की कीमत का प्रभाव बतलाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम वाई, टी और पी एन यानी अन्य संबंध वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की रुचि और उपभोक्ता की आमदनी आदि इन तत्वों को अगर हम स्थिर मान लें तो हमारे पास मांग फलन इस रूप में आ जाएगा कि x इजिकल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, यानी किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा का संबंध उस वस्तु की कीमत से होता है। अब उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांगी जाने वाली मात्रा घट जाएगी, उस वस्तु की कीमत घटेगी तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाएगी। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लें कि देसी घी का जो भाव है वो 150 रुपये प्रति किलो से घट करके 130 रुपये प्रति किलो हो जाता है। तो अगर अन्य सभी तत्व स्थिर रहें तो ऐसी स्थिति में इसकी मांग की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन अगर हम कल्पना करें कि बीच में ही किसी कारण से परिवारों की आमदनी भी घट जाती है अथवा किसी वजह से उपभोक्ता इसकी स्थानापन्न वस्तु यानी जैसा कि हमने बताया था डालडा घी है या वनस्पति घी है को ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं, तो देसी घी के भाव कम हो जाने पर भी उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बढ़ने के बारे में निश्चित रूप से हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो मांग के नियम के लागू होने के लिए अन्य तत्व जो भी हैं जैसे उपभोक्ता की आमदनी है, उसकी रुचि है, अन्य संबंध वस्तुओं की कीमतें हैं, जनसंख्या का आकार है, आय का वितरण है, इन सभी को हम
स्थिर मान लेते हैं। तो इन सबको स्थिर मानने के बाद हम कह सकते हैं कि x इजिकल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स। नेक्स्ट अब हम एक काल्पनिक अनुसूची या सारणी लेकर के इसको समझा सकते हैं। ये जो है आपके सामने मांग अनुसूची है, इसको मांग अनुसूची कहा जाता है। मांग के नियम को व्यक्त करने के लिए हम मांग अनुसूची और मांग वक्र का उपयोग करते हैं। हम इस काल्पनिक अनुसूची के द्वारा, है ना, विभिन्न कीमतों पर एक वस्तु के क्रेता द्वारा एक निश्चित अवधि में उसकी कितनी कितनी मात्राएं खरीदने को तैयार होंगे वो दर्शाया गया है ना। मांग की जो मात्रा, मांग मात्रा वाला कॉलम है, उसमें विभिन्न संभावित कीमतों पर खरीदी जाने वाली मात्राओं को दर्शाया गया है। यदि हम मान लें कि हम किसी साबुन की टिकिया की बात कर रहे हैं, तो और साबुन की टिकिया की कीमत अगर 10 रुपये प्रति टिकिया होती है, तो जो खरीदार हैं वो 5 साबुन प्रतिदिन खरीदने के लिए तैयार होंगे। लेकिन कीमत के 9 रुपये हो जाने पर खरीदी जाने वाली मात्रा 10 इकाई हो जाएगी। इस प्रकार से कीमत व मांग के बीच एक संयोग बनता है, जिसको ये अनुसूची दिखाती है। अगर कीमत घट करके 4 रुपये हो जाती है तो साबुन की मांगी जाने वाली मात्रा 35 इकाई हो जाती है। अब ये जो मांग अनुसूची हमें सूचना प्रदान करती है, अगर इस सूचना को हम रेखा चित्र पर दर्शा दें तो हमारे पास मांग वक्र आ जाएगा और वो इस प्रकार का होगा। इसको हमने एक जो है मांग अनुसूची के जो आंकड़े हैं उन्हीं को ग्राफ पर प्रदर्शित किया है, तो उससे हमारे पास डी मांग वक्र प्राप्त हो गया है। यहाँ जो ए बिंदु है, ए बिंदु वो 7 इकाई पर, है ना, 7 रुपये प्रति इकाई पर, नीचे की तरफ देखिए 20 मांग की मात्रा प्रतिदिन हजारों में, और ओ वाई अक्ष पर हमने लिए कीमत। जब कीमत 7 रुपये होती है तो साबुन की टिकिया की मांग 20,000 इकाई प्रतिदिन हो जाती है। तो ओ एक्स अक्ष पर जैसा कि मैंने बताया, हमने मांग की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत ली है। डी मांग वक्र हमें प्राप्त हो गया है। इस मांग वक्र पर कोई भी बिंदु साबुन की उस मात्रा को बतलाता है जो एक विशिष्ट कीमत पर ग्राहकों के द्वारा या उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदी जाएगी। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि ये उस कीमत को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता वस्तु की एक विशिष्ट मात्रा खरीदने के लिए तैयार होंगे। जैसा कि मैंने बताया भी था, जैसे ए बिंदु है, ए बिंदु पर 7 रुपये प्रति साबुन की कीमत पर साबुन की मांग की मात्रा 20,000 इकाई हो जाती है, अथवा 20,000 साबुन प्रतिदिन मांग की मात्रा के लिए उपभोक्ता साबुन की 7 रुपये प्रति इकाई कीमत देने के लिए ही तैयार होंगे। अगर कीमत इससे ज़्यादा बढ़ेगी तो मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाएगी। ऊपर देखिए, जैसे यहाँ 8 और 10 पर हम जाते हैं, मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है। इससे अगर कीमत और घटेगी तो मांगी जाने वाली मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मांग की मात्राओं का संबंध एक ही समय से होता है, न कि अलग अलग समय से। तो जो मांग अनुसूची का संबंध है वो एक दिए हुए समय से होता है, और हमने प्रारंभ में बताया भी था कि मांग का संबंध जो है वो एक निश्चित समय, निश्चित कीमत और निश्चित स्थान से होता है। तो मांग की रेखा या जो मांग की अवधारणा है वो एक अधिकतम को सूचित करने वाली अवधारणा होती है। यानी उपभोक्ताओं के लिए मांग वक्र के नीचे की स्थिति तो संभव हो सकती है, लेकिन इससे ऊपर की स्थिति संभव नहीं हो सकती। मांग वक्र को एक निरंतर या सतत वक्र, कंटिन्यूस कर्व भी मान लिया गया है, क्योंकि यह एक वस्तु की विभिन्न मात्राएं को में खरीदी जा सकती है। इस प्रकार मांग वक्र जो है एक अधिकतम की स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर जो है मांग वक्र एक सीधी रेखा के रूप में दिखाया गया है, लेकिन साधारणतः ये एक सीधी रेखा नहीं होकर के नीचे दाहिनी ओर झुकता हुआ वक्र होता है ना। तो अब हमारे सामने आगे जब हम पढ़ेंगे, आगे के उस अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से मांग वक्र नीचे दाहिनी तरफ झुकता है, और मांग वक्र के नीचे दाहिनी तरफ झुकने के कौन कौन से कारण होते हैं उसका अध्ययन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमने मांग क्या है, मांग का नियम क्या है, मांग के को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, मांग फलन का निर्माण और मांग के नियम के अंतर्गत हम मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को स्थिर मान लेते हैं, और उसके पश्चात मांग अनुसूची के द्वारा हमने देखा कि किस प्रकार से मांग वक्र का निर्माण किया जाता है।